दोस्तों, हम सब किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? कामयाबी के। अगर मैं आपसे पूछूं कि कामयाबी के क्या रीजन है, तो आप अलग अलग रीजन मेरे सामने रख देंगे। लेकिन उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है टाइम मैनेजमेंट। जी हां, टाइम मैनेजमेंट। हमारे जो अगले स्पीकर हैं, इन्होंने टाइम मैनेजमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल किया है। इनका नाम डॉक्टर विनय राय है। एक डेयरी, 4 कॉलेज, टीचिंग प्रोफेशन और अपनी फैमिली के अलावा ये फाइनेंशियल एडवाइजरी के प्रोफेशन को मैनेज करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर विनय राय एक बहुत ही प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और यूपी से अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को ये करते हैं। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट पर डॉक्टर विनय राय हमारी जानकारी को बढ़ाने वाले हैं। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर विनय राय का स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय राय, कॉर्पोरेट का मेंबर गोरखपुर से। वीआई टीवी के माध्यम से टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों से मैं चर्चा करना चाहता हूँ। टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट की क्या उपयोगिता है, टाइम मैनेजमेंट से क्या लाभ मिलेगा, और हर सक्सेस व्यक्ति के पीछे टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमको सक्सेस हैं, अगर सक्सेस होना है, तो हमको टाइम मैनेजमेंट को अपनी पहली सीढ़ी बना के चलना पड़ेगा। आप जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, निश्चित रूप से सभी सफल लोग हैं और सभी लोग टाइम मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, तभी आज सफल हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं हटके, या हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो टाइम मैनेजमेंट करता हूं बेहतर कर रहा हूं। मैं अपने एक्सपीरियंस को, जो अपने साथ मैंने टाइम मैनेजमेंट को अपने जीवन में धारण किया, लागू किया, उस टाइम मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करता हूं। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि टाइम मैनेजमेंट है क्या। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा टूल है कि उस टूल्स के माध्यम से जब एक ही समय में या एक वर्किंग आवर में एक या एक से अधिक कार्यों को हम सुचारू रूप से उसकी चरम सीमा पर, उसका जो मैक्सिमम टारगेट होता है उसके करीब पहुंच जाते हैं या पूरा कर लेते हैं, तो ये समझा जाता है कि निश्चित रूप से उस व्यक्ति की टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अब बेहतर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमको थोड़ा सा मुझे अपने ही लाइफ में पीछे जाना पड़ेगा। अगर मुझे अपने एक्सपीरियंस को बताना है तो मैं बेहतर समझता हूं कि मैं अपने एक्सपीरियंस को में अपने जीवन में या अपनी सफलता के पीछे टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल रहा, टाइम मैनेजमेंट से मेरे ग्राहकों को क्या लाभ मिला, मुझे क्या लाभ मिला, इस सब के पीछे मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, झांक के देखना पड़ेगा। 1990 में जब मैंने एमएससी करके पास आउट करके जब मैं गोरखपुर आया, मैं आगरा यूनिवर्सिटी से एमएससी कंप्लीट किया और यूनिवर्सिटी का सेकेंड टॉपर था। और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होने की वजह से मैं एमएससी किया हॉर्टिकल्चर में। तो आने के बाद मैं नौकरी की तलाश में लगा। नौकरी थोड़ी कठिन थी, इमीडिएट कहीं मिला नहीं, कई जगह फार्म भरे। तो मेरे दिमाग में आया कि जाओ हम कुछ दिन, जब तक नौकरी नहीं मिली तब तक खेती करें। तो मैंने 2 साल साइंटिफिक ढंग से खुद ट्रैक्टर चला करके दिन भर खेत में काम करके मैंने 2 साल खेती किया। उसी बीच में मेरे दिमाग में आने लगा कि हम बीच में खेती के साथ साथ हम कुछ और अपना एजुकेशन बढ़ा लें और बगल के किसी कॉलेज में नौकरी ज्वाइन कर लेंगे, तो वहां पढ़ाएंगे और खेती करेंगे, जीवन चल जाएगा। लेकिन इन 2 वर्षों में मुझे लगा कि मेरा डिसीजन कुछ गलत हो रहा है। मैंने उस समय बीएड का ट्रेनिंग करना तो शुरू कर दिया। एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग होता है बीएड, और उसी के माध्यम से मैंने सोचा कि मैं एक 10 ग्रेजुएट टीचर भी हो जाऊंगा। तो कुछ दिन के बाद ऐसा लगा कि ये लाइफ तो बहुत कठिन है और मैं गांव में ही जीवन भर रह जाऊंगा। दुनिया बहुत आगे निकल रही थी, धीरे धीरे मेरे साथ के लोग निकल रहे थे। फिर मैंने उसी दौरान ये निश्चित किया कि मैं एमएससी किया हूं, मैं एमएड कर लूं और किसी डिग्री कॉलेज में मुझे नौकरी मिल जाएगी। फिर मैंने एमएड किया एचपी यूनिवर्सिटी से, और यहाँ दिग्विजयनाथ एलटी ट्रेनिंग कॉलेज में बीएड डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर मैंने 1993 में ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मैं चाहा कि पीएचडी कर लूं, थोड़ा एजुकेशन और बढ़ा लूं। तो उस समय
53% मार्क होने की वजह से मैं पीएचडी नहीं कर सकता। फिर मैं छुट्टी लेकर फिर एमएड किया डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। फिर मेरा 60% से ऊपर नंबर हुआ और फिर मैंने पीएचडी कर लिया। लेकिन बीएड में पढ़ाने के लिए क्या होता, 2 घंटा पढ़ना, 1 घंटा पढ़ाना, फिर भी 10-12 घंटा टाइम बच जाता था। 10 से 12 घंटा मेरे पास स्पेयर होता था। अब वो टाइम में अब मैं गांव छोड़ करके शहर में आ गया, डिग्री कॉलेज में पढ़ाने लगा। लेकिन 2 दिन गांव में तो पूरा दिन कट जाता था खेती बाड़ी करने में, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे 10 घंटे 11 घंटे स्पेयर होने लगे। फिर मुझे कोई सलाह दिया कि आप डेयरी खोलिए, और मैं बचपन से डेयरी में मेरी रुझान थी। और जब प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ता था तो सुबह शाम गाय को खिलाना, गाय को चराना, भैंस को चराना, बैल को खिलाना, खेती बाड़ी में बड़ा इन्वॉल्व था, तो मेरा लगाव भी गाय भैंस से बहुत ज्यादा था। फिर मैंने डेयरी डेवलप किया तो सुबह शाम काम करने के बाद फिर भी 7-8 घंटे बचने लगे। फिर उसी दौरान मेरे पिताजी कहे कि ऐसा करो, तुम LIC का काम शुरू कर दो। तो मैं चूंकि मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो मैंने वाइफ के नाम से LIC की एजेंसी लिया, और उस एजेंसी से मैंने काम तो शुरू किया। बहुत समझ में नहीं आता था, बहुत अच्छा काम नहीं होता था, लेकिन फिर भी उस समय मैं अपने ब्रांच में 1 नंबर पर काम करता था, हमेशा टॉप पर रहता था। तो एक छोटी सी एजेंसी में बहुत काम नहीं होता है, और ब्रांच लेवल तक जब आप काम करते हैं तो भी आपके पास बहुत समय बचता है। फिर मैंने 3-4 घंटे 5 घंटे अभी भी मेरे पास स्पेयर हो जाते थे। उसी दौरान DD1 दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर से एक वार्ड निकली एग्रीकल्चर कंपेयरिंग का, तो मैंने कंपेयरिंग ज्वाइन कर ली। मैं वहां इंटरव्यू दिया, और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होने की वजह से मेरी कंपेयरिंग में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैं हफ्ते में 2-3 दिन स्टूडियो करने लगा। तो अब मेरे पास क्या हुआ कि एक कॉलेज में पढ़ाना, फिर डेयरी का काम करना, फिर दूरदर्शन का काम करना, एजेंसी का काम करना, कुछ सोशल काम करना, मेरे पास थोड़ी ठीक ठाक व्यवस्था होने लगी, और टाइम को मैं मैनेज करके सारा काम दिन भर करता रहता था। उसी दौरान LIC के यहाँ वरिष्ठ मंडल प्रबंधक सीनियर डिविजनल मैनेजर का मुझे DD1 गोरखपुर से इंटरव्यू लेने का मौका मिला। तो LIC काम थोड़ा समय करता था, तो LIC के से संबंधित मैंने बहुत अच्छे सवाल उनसे किया। वो बहुत खुश हुए, बहुत प्रॉपर जवाब भी दिए। DD1 में प्रसारण भी हुआ, और अपने LIC के बहुत सारे एजेंट, DOs और सारे अधिकारियों ने देखा, और बड़ा सराहा सब लोगों ने। जब हम स्टूडियो से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि आप राय साहब, आप मेरे चैम्बर में आइए और आपके साथ एक कप हम कॉफी पियेंगे। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि दूरदर्शन केंद्र में काम करने का एक थोड़ा सा अलग चार्म होता है, लेकिन जो मार्केटिंग का व्यक्ति होता है उसकी निगाह तो अपनी बिल्कुल टारगेट पर बना रहता है। तो जब मैं गया तो उन्होंने पहला काफी पीने के बाद उन्होंने पहला प्रस्ताव रखा कि आप LIC की एजेंसी क्यों नहीं करते हैं। तो मुझे ठीक भी लगा, और मैं चूंकि वाइफ के नाम से करता था, फिर मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मेरी वाइफ CM क्लब मेंबर हैं, और ऐसी स्थिति में मुझे एजेंसी मिले तो हम ले सकते हैं। ये सन 2000 की बात है। उन्होंने फार्म भरवाया तत्काल में, और एजेंसी मैंने ले लिया, और काम भी मैंने शुरू कर दिया। मित्रों, वाइफ के काम कम नहीं हुआ, उतना ही होता रहा, लेकिन मेरा काम अब मेरा बढ़ने लगा। वहीं से मेरी लाइफ चेंज होने लगी, और मैं इतना काम करने लगा कि हमारा 2003 में पहली बार मैंने MDRT कर लिया। MDRT करने के बाद MDRT मीटिंग अटेंड की, बहुत सारे अच्छा लगने लगा। MDRT का भी मैं आपको एक हिस्सा सुनाता हूं कि ब्रांच मेरे साहब और मुझसे कहे कि राय साहब आप क्यों नहीं MDRT करते। तो मैंने पूछा कितना कमीशन चाहिए, तो उन्होंने कहा कि एक कुछ 5 लाख समथिंग चाहिए। तो मैंने कहा ये मेरे बस का नहीं है, और सर मुझे लगता नहीं हम कर पाएंगे। लेकिन मित्रों, हुआ क्या ना, उसी दौरान मेरे पिताजी को कैंसर हो गया, और पैसे की बहुत जरूरत पड़ने लगी। तो मैं 15 दिन गोरखपुर काम करता था, और 15 दिन बॉम्बे में उनका ट्रीटमेंट कराता था। उस दौरान जो है जीवन श्री बंद हो रही थी, और जीवन श्री में इतना काम किया कि मैं दिसंबर जनवरी फरवरी में मैंने मोटा काफी अच्छा काम कर लिया था। अप्रैल मई जून में एक कोई मीटिंग होती है, उसमें देखा गया तो हमारा कमीशन जो निकला वो
एमडीआरटी से थोड़ा सा ही कम था, क्योंकि मैं 80-85 जीवन श्री बेच दिया था। उन्होंने बहुत खुश हुए लोग, आप तो एमडीआरटी हो जाएंगे। फिर मैंने रिन्यूअल जो एमडीआरटी हो गया। फिर मेरा काम बढ़ते गया, धीरे धीरे मैं सारी चीजें आगे बढ़ता गया। फिर भी ये 4-5 काम करने के बाद फिर मेरे पास समय इतना पर्याप्त रहता था कि मैं और भी कुछ काम करना चाहता था। कुछ दुर्भाग्य था, संजोग खराब था, मेरे पिताजी का उसी समय निधन हो गया। कैंसर के पेशेंट थे वो, तो मुझे लगा कि उनके नाम से मुझे कुछ करना चाहिए, उनकी याददाश्त में कुछ करना चाहिए। एलआईसी एक ऐसी संस्था है, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो इतनी पैसा देती है कि जितना आप कुछ भी कर सकते हैं, जो सोचे वो कर लेंगे। उसी समय मैंने एक डिग्री कॉलेज का नींव रखा, और ऐसे मुहूर्त में डिग्री कॉलेज का नींव रखा गया 2005-06 में कि वो डिग्री कॉलेज बढ़ करके आज के डेट में तकरीबन उसमें 10 कोर्स चल रहे हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, एमएड और बीएमएस 6 विषय चल रहा है। ये सारे कोर्स चलने के साथ साथ मुझे लगा कुछ और करना चाहिए। फिर मैंने एक और कॉलेज डेवलप किया, उसमें टीचर ट्रेनिंग पढ़ाई सुनो, रामगिरी से टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, वो भी ठीक से चलने लगा। फिर मैंने आरबी राय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला, वो भी ठीक से चलने लगा। फिर मैंने एक आरजी पब्लिक स्कूल खोला। ऐसे करते करते मैंने एक बहुत बड़ा कैंपस तैयार किया, और सारे अलग अलग कैंपस के साथ मैंने 4 कॉलेज डेवलप किया, जिसके ओनर मैं हूं। तो एलआईसी, डेयरी, कॉलेज, पढ़ाना, सारा चीज अब मैंने शुरू हो गया। तो मेरा जो रूटीन है वो सुबह से लेकर के और रात तक का चलने लगा। अब ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि अब हम टाइम मैनेजमेंट का यहाँ रोल अच्छा दिखने लगा कि कैसे हम टाइम को मैनेज करें, और टाइम को मैनेज करने के साथ साथ हम कैसे कैसे सारे कामों को शुरू करें अपना काम। क्योंकि कॉलेज को चलाना एक बहुत ही टिपिकल कार्य है। उसका रीजन क्या है कि उसमें सारे एम्प्लॉइयों से, सारे टीचर्स से, टीचर रिक्रूटमेंट करना, एडमिशन के टाइम में उसमें ध्यान देना, बहुत सारे मान्यता लेना, सारे यूनिवर्सिटी से मान्यता लेना, इस सारे कामों करने के लिए मुझे खूब सारा समय की जरूरत पड़ती थी। तो सुबह से लेकर सुबह उठने के बाद से मैं 2-3 घंटा कॉलेज में काम करता था कॉलेज के लिए, और फिर ऐसे ऐसे देखते 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 ये सारे काम ठीक ठाक होने चलने लगे। फिर 2008 में मैं डबल एमडीआरटी और एमडीआरटी 2008 में डबल एमडीआरटी और सीओटी करना शुरू हुआ। और जब मैं डबल एमडीआरटी सीओटी करना शुरू किए तो मुझे कारपोरेट क्लब क्या होता है इसका मुझे कोई बहुत ज्ञान नहीं था। तो डबल एमडीआरटी, फिर वाइफ में एजेंसी में एमडीआरटी, ऐसे करते करते मेरा 2-3 साल लग गया, और काम बढ़ता गया। 2012 में मैंने कारपोरेट क्लब का अर्हता प्राप्त किया, और 2012 से मैं कारपोरेट क्लब मेंबर हूं। अब देखा जाए सामान्य तौर से ये सारे कामों को करने के लिए हमको टाइम मैनेजमेंट का बहुत सही उपयोग करना पड़ा। अब टाइम मैनेजमेंट से वो लाभ क्या मिला? सुबह उठने के बाद मैं कैसे रूटीन अपना फॉलो करता हूं। सुबह 5:30-6 बजे जगने के बाद टहलना, योगा करना, उसके बाद से डेयरी पर काम करना, डेयरी पर खुद लोग हमारे जो एम्प्लॉई हैं उनके साथ लगे रहना। तो 2 घंटा 7:30 से 8 बजे तक मैं डेयरी पर रहता हूँ। वहां से आने के बाद तैयार हुए, नाश्ता किए, फिर मैं कॉलेज के लिए बैठता हूँ। उसमें भी 1-2 घंटे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि चारों कॉलेज को मैनेज करना, उसमें टीचर की नियुक्ति है, कौन टीचर है, सैलरी सपोर्ट करना, सारे सिग्नेचर करके भेजना, सारे एफिलिएशन की पेपर तैयार करना, टीचर स्विच ओवर करते हैं, फिर टीचर को रिक्रूटमेंट करना, परीक्षाएं कब होनी है, कैसे होनी है, ये तरह तरह के बिल्डिंग बनी नहीं बनी, फर्नीचर है, क्या है, जितने भी काम है उसको मॉनिटरिंग करना पड़ता है। क्योंकि सभी चीजों को करने के लिए अलग अलग कर्मचारी नियुक्त हैं। प्रिंसिपल साहब काफी मेहनत करते हैं, सारे लोग मिलकर इस कार्य को एक ऑर्गेनाइजेशन तरह चलाते हैं, लेकिन ओवरऑल सुपरवाइजर तो करना ही पड़ेगा। ऐसे करके हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उसको डेवलप किया, चल भी रहा है। फिर 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे के आसपास जब हम फ्री होते हैं तो उसके बाद से मैं हमारे जो साथ के सहयोगी हैं, जो हमारे एलआईसी हमारे एजेंसी को आगे बढ़ाने में उनका बहुत योगदान है, क्योंकि कोई भी एजेंसी केवल एजेंट के बल पर नहीं हो सकता, उनके सहयोगी कैसे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन लोग साथ मीटिंग करना,
जब तक मैं खाली होता हूं तब तक वो कौन प्रीमियम जाना है, किसका आना है, क्या नहीं आना, वो सारा होमवर्क करते हैं। फिर 1-2 घंटे उनके साथ बैठना। फिर दिन में हम कॉलेज पढ़ाने से लेकर के और जितने भी मेरे काम हैं उसको मैं कोई डायरी में नोट नहीं करता हूं। डायरी में नोट इसलिए नहीं करता हूं कि दिन भर में क्या मुझे करना है, कितना करना है, वो सारे स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में फिट रहती है कि मैं कैसे, किस टाइम में मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर हम टाइम मैनेजमेंट में अगर आप पूरे दिन की स्क्रिप्ट अपने पास अगर नहीं रखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो कोई काम मिस करेगा, कोई होगा, कोई नहीं होगा। लेकिन इसका एक बेहतर तरीका डायरी मेंटेन करना, पॉकेट डायरी मेंटेन करना, ताकि आप अपने कार्यों को ठीक ढंग से अप्लाई कर सकें। टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा और अहम भूमिका है। अगर आप पूरे दिन का शेड्यूल बनाए हैं और आपको लगता है कि नहीं, जो काम आप करने जा रहे हैं उससे बेहतरीन कोई और काम है, तो शायद मुझे लगता है कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसको छोड़ करके जो काम प्रायोरिटी पर, जो ज्यादा जरूरी है, उसको पहले करना चाहिए। हमें हमेशा दिन भर के वर्क, पूरे हफ्ते भर की जो वर्क है, महीने भर का जो वर्क है, उसमें टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ये अहम भूमिका होती है कि हम अपने कार्यों का प्रायोरिटी कैसे रखते हैं। अगर ठीक से हम प्रायोरिटी नहीं रखे तो निश्चित रूप से काम ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। जब कोई भी व्यक्ति अगर वो एजेंसी में है तो उस टाइम मैनेजमेंट का हमारे ग्राहक पर कैसे लाभ मिलेगा। किसी ग्राहक का एसबी मिलना है या मेजोरिटी मिलना है, तो हम उसकी, अगर हमारे पास अच्छा टाइम मैनेजमेंट है तो हम उसके सारे कार्यों को 3 महीने 2 महीने पहले कंप्लीट कर लिए, और कंप्लीट करने के बाद फिर हम उनका धीरे धीरे उनकी प्रोसेस कर दिए, और जिस दिन डेट है उनके खाते में चला गया। लेकिन अगर मेरा टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो हम उस दिन ट्राई करेंगे जिस दिन को पैसा मिलता है, या उस महीने में हम करते हैं, ताकि जब LIC से कोई सूचना जाए उससे पहले आप सूचना एकत्रित कर लें और सूचना तैयार करके उसको उनका प्रोसीजर कर दें। मित्रों, एक बात बिल्कुल सही है कि अगर हमको LIC में आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। आज हम जब अपने करियर का शुरुआत किए उस समय मुझे पूरा ध्यान है कि मैं एक कॉलेज में जब पढ़ाता था तो उस समय मेरे पास मैं रिलेटिव के स्कूटर से पढ़ाने जाता था, और शहर में भी जब जाता था तो स्कूटर से ही उनका लेकर के ही जाता था। व्यक्तिगत अपना स्कूटर मेरे पास नहीं था, और 2-3 साल बाद तब मैंने मोटरसाइकिल खरीदा। काम बढ़ता गया। अब मैं स्कूटर से लेकर मर्सिडीज तक का जो सफर है मैं एक थोड़े से शॉर्ट टाइम में बताना चाहूंगा। जब मैंने शुरू किया काम उस समय, और मैं कुछ दिन और काम करने के बाद फिर मैंने एक मटीज ली, उससे काम किया। फिर मैं 2007 में फोर्ड फिएस्टा गाड़ी ली, उससे काम किया। डे बाय डे काम बढ़ता गया, उत्साह बढ़ता गया। उसके बाद जब मैं कारपोरेट क्लब में मिला, कारपोरेट क्लब मुझे जब अवार्ड हुआ, तब ऐसा पता चला कि 30 लाख रुपए तक की कार, 30 लाख रुपए तक की कार आप फाइनेंस करा सकते हैं, ले सकते हैं। तो हर आदमी का जब कोई कार शुरू करता है तो उसका सपना होता है कि मैं एक बेहतर से बेहतर गाड़ी लें, बेहतर से बेहतर कार लें, और वो मर्सिडीज होती है, BMW होता है, ऑडी होता है। तो मैंने 2014 में मर्सिडीज लिया, और वो जोन की पहले मर्सिडीज थी। लेने के बाद मेरा काम और अच्छा होने लगा। शहर में पहली गाड़ी थी, एक पहचान बनने लगी, ये कौन व्यक्ति जो मर्सिडीज से चलता है। तो मुझे वो पिछला दिन बिल्कुल याद आता था कि जब मैं एक स्कूटर लेके जाता था और उसमें 25 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का पेट्रोल भराते थे हम लोग, और तब उसको किस तरह उतना ही चलते थे जितना से दिन भर का काम चल जाए। तो स्कूटर से लेके मर्सिडीज का सफर जो है ये भी बहुत ही बढ़िया रहा, और सबसे बड़ी बात यह रहा कि हमेशा प्रोग्रेस, पॉजिटिव सोचिए, प्रोग्रेस होता रहेगा। सक्सेस के लिए मैं देखा कि प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, बहुत सफल व्यक्ति होना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से टाइम टू टाइम आपके टाइम मैनेजमेंट का उपयोग करते रहना पड़ेगा। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट है तो टाइम मैनेजमेंट में एक सबसे
महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है उसका, एक महत्वपूर्ण स्किल टाइम मैनेजमेंट है। अगर जिस व्यक्ति के पास टाइम मैनेजमेंट है और टाइम मैनेजमेंट की स्किल है तो उसके किसी भी व्यवसाय में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचना पड़ता है, हमेशा प्रोग्रेसिव रहना पड़ता है। हर सक्सेस व्यक्ति के पीछे टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। टाइम मैनेजमेंट एक सामान्य व्यक्ति भी करता है और एक बहुत जो आज के लेवल पर है वो भी टाइम मैनेजमेंट करता है, लेकिन दोनों के टाइम मैनेजमेंट में कहीं कहीं कमी तो है ही है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति जब टाइम मैनेजमेंट करता है तो उसके पास एक ही काम करने के लिए पूरा दिन भर बीत जाता है। लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट आपके पास अच्छा है तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाते हैं। आप मित्रों एक कहावत सुने हैं कि जो व्यक्ति व्यस्त है उसके पास बहुत समय होता है, खाली व्यक्ति के पास समय नहीं होता है। और सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए, सक्सेस और अनसक्सेस में एक बहुत एक छोटी सी लकीर है। सक्सेस व्यक्ति जो होता है वो हमेशा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है और जो अनसक्सेस व्यक्ति होता है वो हमेशा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। जब भी आप देखेंगे, अगर किसी ऐसे व्यक्ति से बात करिए कि जिसके पास एक ही काम है तो शायद वो शाम तक उस काम को नहीं कर पाएगा और क्यों नहीं हुआ उसके लिए बहुत सारे रीजन दे देगा। लेकिन जो सक्सेस व्यक्ति है वो रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करता है, आप उसको 10 काम उसके पास है, अगर 2 काम और बताएंगे तो वो भी काम कर लेगा। उसके पीछे कौन सा लॉजिक है, क्या लॉजिक है? उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि उसका टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट बेहतर है तो वो 10 काम, 12 काम, 13 काम कर लेता है। जब आप सफल होते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। जब आप सफल नहीं होते हैं तो अप्रिशिएट नहीं करते। कोई भी व्यक्ति अगर एजेंसी करता है LIC का, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि हम अपने एजेंसी के साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान दें, और वो भी टाइम मैनेजमेंट का फैक्टर है। क्योंकि हम LIC एजेंसी जब ज्वाइन किए तो उसमें मुझे बार बार एक ही बात खटकती थी। बहुत सारे लोग को मैं जानता था कि जिनके बच्चे LIC एजेंसी करने वाले एजेंट के बारे में बात कर रहा हूं, उनके बच्चे बहुत सफल नहीं हुए, बहुत सक्सेस नहीं हुए। सक्सेस मतलब ये कि पढ़ाई लिखाई, चूंकि ये मैं पूरी दुनिया और देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जब मैं एजेंसी करते समय जो मेरे आसपास में थे, तो मुझे बार बार एक ही बात खटकता था कि मैं अगर सुबह से लेकर शाम तक यही काम करूंगा तो हो सकता है कि मेरे बच्चे खराब हो जाए, या मेरे बच्चे न निकल पाए अच्छे, या मेरे बच्चे उतना समय हम अपने बच्चों को 9 दिन पढ़ाई अच्छी नहीं हो सके। लेकिन मित्रों, यही टाइम मैनेजमेंट का ये बहुत बड़ा अहम भूमिका रही कि हमने ये सारे काम करने के साथ साथ जब बच्चों की पढ़ाई की बात होती थी तो उसमें 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, या उनको कहीं ले जाना है, ट्यूशन ले जाना है, या उनके लिए सामान ले आना है, मैं कोशिश किया कि हाई स्कूल तक खुद स्कूल छोड़ना, ले आना, ये सारा काम मैंने किया। उनको किताब कापी की जरूरत रही तो उन्हीं सब कामों में से टाइम मैनेज करके मैं उनके साथ जाकर के उनकी बुक्स लेता था, उनकी फीस जमा करता था। ऐसे करने से मुझे लगा ना कि बच्चों को ये लगता था कि मेरे गार्जियन मेरे पर ज्यादा चिंतित है। लेकिन वहीं बहुत सारे लोग थे जिनके पास एक ही काम था, 2 काम था, लेकिन वो टाइम को अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाए। आज उसका रिजल्ट क्या रहा? हमारे दोनों बच्चे इत्तेफाक, इसको मैं नहीं कहूंगा, ये ईश्वर की कृपा ही कहेंगे कि हमारे बच्चों के अंदर पढ़ने की ललक बनी रही और मैं उनका साथ देता रहा। दोनों लड़के गवर्नमेंट कॉलेज से, एक लड़का MBBS किया और एक लड़का बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट GCA गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से उन्होंने कंप्लीट किया। इसके बाद दोनों बच्चे हमारे ग्रेजुएट हुए, एक MBBS, एक BR, और दोनों PG की तैयारी कर रहे हैं नीट के थ्रू। लेकिन इस सब व्यस्तता के बावजूद भी मेरा एक बहुत बड़ा रोल होता है अपने टाइम को निकाल करके उसमें उनके साथ हमको रहना, उनकी प्रोग्रेस को भी जानकारी रखते रहना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो जो भी ओवरऑल आप बिजनेस है आपका, उस बिजनेस के साथ साथ आपका फैमिली, आपका घर, आपका समाज, अगर कोई आप केवल LIC काम करते रहिए सक्सेस नहीं हो सकते हैं।
उसके साथ आपको पूरे परिवार को, समाज को लेकर चलना पड़ेगा। आपको समाज, जितना काम आप LIC के लिए देते हैं उतना काम आपको सामाजिक कार्यों के लिए देना पड़ेगा, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। और इस सब में टाइम मैनेजमेंट का रोल है, क्योंकि एक व्यक्ति जब सुबह से काम पर निकलता है तो शाम तक केवल LIC का ही काम करता रह जाएगा। और अगर वो चाहे तो हम LIC का भी काम करेगा, समाज का भी काम करेगा, परिवार का भी काम करेगा। तो इस सब में टाइम मैनेजमेंट का काफी अहम रोल है। मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस कार्य को जो आप कर रहे हैं बड़ी पुनीत की काम है, और इस काम को अगर बेहतर समय मैनेजमेंट प्रबंधन के साथ हम अगर इसको करते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा होगा। आज के डेट में LIC से बेहतर कोई संस्था नहीं है। जितना ख्याल करती है, हम अगर उसको ठीक ढंग से अपने दायित्वों को समय प्रबंधन के साथ करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति कॉर्पोरेट क्लब, CM क्लब मेंबर, DM क्लब मेंबर, MDRT, डबल MDRT, COT, TOT कर सकता है। क्योंकि ये देखा जाए कि अगर हमारे पास समय है, हम जो सोच सकते हैं और जो समय है उसमें हम सारा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर समय का प्रबंधन नहीं है तो हम चाहे जितना सोचें और चाहे जितना समय हो मेरे पास, नहीं हो सकता है। तो मित्रों, मैं BI TV के माध्यम से यही कहूंगा कि अगर आपको सक्सेस होना है, बढ़िया काम करना है और बेहतर तरीके से अपने आप को प्रोड्यूस करना है और बेहतर तरीके से सफल होना है तो समय का प्रबंधन करना चाहिए। मैंने अपने लाइफ में जो समय का प्रबंधन किया था उसके बारे में आपको हम थोड़ा बहुत बताए। हो सकता है इससे आपको लाभ मिले, हो सकता है कि आपको फिर अगर BI TV के माध्यम से मुझे जरूरत पड़ी किसी और टॉपिक के बारे में तो जरूर मैं चर्चा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, इस स्पीच से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकलकर सामने आती है, और वो बात यह है कि सक्सेसफुल आदमी के पास बहुत समय होता है और एक खाली आदमी के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है। यह बात बहुत गहरी है लेकिन समझने लायक है। डॉक्टर विनय, वाकई में काबिले तारीफ है कि किस तरीके से आपने टाइम को सही तरीके से मैनेज किया और देखते ही देखते 4 कॉलेजेस खड़े कर दिए। डॉक्टर विनय, टाइम मैनेजमेंट के इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।